हेलो स्टूडेंट्स, एनएलएम के थर्ड लेक्चर में हम लोग का टॉपिक है आज स्ट्रिंग एंड पुली। ठीक है, स्ट्रिंग मतलब एक टाइप की रस्सी जिसको हम लोग जब खींच देते हैं तो उसके अंदर, उस स्ट्रिंग के बॉडी के अंदर एक टाइप का फोर्स डेवलप हो जाता है जिसको बोलते हैं टेंशन। ठीक है, तो किसी भी रस्सी को अगर आप दोनों तरफ से फोर्स से खींच देते हैं तो इस बॉडी में, मतलब इस रस्सी की इस बॉडी में एक टाइप का फोर्स जनरेट हो जाता है जिसको हम लोग T से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका नाम होता है टेंशन। ठीक है, यहाँ पर आप चाहे तो दोनों तरफ से इसको खींचिए या फिर किसी रस्सी को किसी रिजिड बाउंड्री से बांधकर और तब एक तरफ फोर्स अप्लाई करिए। यहाँ पर आपने F फोर्स अप्लाई किया तो रस्सी के किसी भी एक एंड पर अप्लाई किया हुआ फोर्स पूरी इस रस्सी में ट्रांसमिट हो जाता है यूनिफॉर्मली। मतलब मैं आपसे अगर बात करूं, यहाँ पर F फोर्स आपने लगाया रस्सी के इस वाले एंड पर, तो यहाँ पर कितना फोर्स काम कर रहा होगा? F। यहाँ पर भी F फोर्स काम कर रहा होगा, इधर इधर। यहाँ पर कितना फोर्स काम कर रहा होगा? इधर भी F फोर्स काम कर रहा होगा और इस साइड भी F फोर्स काम कर रहा होगा। ठीक है, मैं इसको और मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूं स्टूडेंट्स। देखिए, यहां पर एक रिजिड बाउंड्री से आपने इस रस्सी को अटैच कर रखा है और इस एंड पर आपने एक फोर्स F लगाया। अब ये F फोर्स पूरी रस्सी में, इस पूरी स्ट्रिंग में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और हर जगह पर टेंशन कितना बनेगा? इसी F के बराबर या लगाए हुए फोर्स के बराबर। यहाँ पर F, यहाँ पर फोर्स कितना? F। इस पॉइंट पर इधर भी फोर्स F लगा और इस पॉइंट पर इधर भी फोर्स F लगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इधर भी फोर्स F लगा और इधर भी फोर्स F लगा। ये जो पॉइंट है रस्सी का, इस पर दो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट काम कर रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पर देखिए स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पर इधर भी फोर्स F लगेगा और इधर भी फोर्स F लगेगा, लेकिन ये बॉडी, ये जो रिजिड बाउंड्री दिखाए है, इस वजह से ये जो बॉडी है वो मूव नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ, फोर्स लगा हुआ है और रस्सी जो है वो तन गई है। इसकी बॉडी के अंदर एक फोर्स डेवलप हो गया है जिसको बोलते हैं टेंशन फोर्स। ठीक है, इसको और बेहतर तरीके से यहाँ पर मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देखिए, ये एक रस्सी है जिसको एक ब्लॉक के साथ हमने कनेक्ट किया है और इस ब्लॉक का मास है m। ठीक है, और ये रस्सी को यहाँ पर मैंने इसके साथ अटैच कर रखा है या बांध रखा है, ऐसा कह सकते हैं। और इस रस्सी के इस एंड पर आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F का। ठीक है, ये पूरा का पूरा सिस्टम A एक्सेलरेशन से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक, यहां पर आपने F फोर्स लगाया तो वो F फोर्स ट्रांसमिट होते होते इस एंड पर भी आकर मिल जाएगा। ठीक है, या इस एंड पर भी आ जाएगा ये F फोर्स, लेकिन वो F फोर्स ही है ये हमें पता नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर जो टेंशन आ रहा है वो T है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इक्वल एंड अपोजिट काम करेगा तो T और T। ठीक है, अब यहां पर मैं इस रस्सी का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। यहां पर F और रस्सी के इस वाले एंड पर जो भी फोर्स आया है, जो भी टेंशन फोर्स आया है, वो एक्चुअल में होगा तो F ट्रांसमिट हुआ है, लेकिन हमें नहीं मालूम है, इसको मैं T मान रहा हूं फिलहाल के लिए। देखते हैं T कितना आता है। ठीक है, ये पूरी की पूरी रस्सी इस सिस्टम के साथ A एक्सेलरेशन से आगे की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, आगे की तरफ मूव कर रही है, इसका मतलब कि F फोर्स ज्यादा होगा और टेंशन फोर्स कम होना चाहिए। या फिर रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा F माइनस T इज इक्वल टू मास ऑफ स्ट्रिंग। मास ऑफ स्ट्रिंग, और याद रखिएगा स्टूडेंट, आइडल स्ट्रिंग जो होती है उसका जो मास होता है वो लगभग 0 होता है, मतलब वो मासलेस होती है। तो अगर हम आइडल स्ट्रिंग की बात करें तो आइडल स्ट्रिंग का मास 0 और एक्सेलरेशन A। ठीक है, अब यहाँ पर ये 0 हो जाएगा और
F इज इक्वल टू हो जाएगा T, या यूं कहिए कि T इज इक्वल टू हो जाएगा F, T इज इक्वल टू F। ठीक है, इसका मतलब कि आप एक रस्सी के एक एंड पर जितना फोर्स अप्लाई करते हैं वो दूसरे एंड तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, और यही नहीं, यही जो सिस्टम आपने अभी देखा है कि आप किसी भी मासलेस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो फोर्स उस पूरी बॉडी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये पुली के लिए भी ट्रू है। ठीक है ना, पुली में भी आप यही काम करेंगे, क्योंकि पुली भी जो आइडल पुली होती है वो मासलेस ही मानी जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर हम किसी भी स्ट्रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो रस्सी के एक एंड पर जितना फोर्स अप्लाई करेंगे दूसरे एंड पर वही फोर्स एज अ टेंशन आपको मिलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम है जब मैंने रस्सी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है। इसके आगे हम लोग कभी भी रस्सी का फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाएंगे। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। अब चलिए इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया जाए। ब्लॉक पर इस पॉइंट पर रस्सी का टेंशन इधर की तरफ काम कर रहा है और इस ब्लॉक का मास है m, एक्सेलरेशन है a। तो ये ब्लॉक जो है वो इस फोर्स की वजह से नहीं चला है, फोर्स तो रस्सी पे लगा है, रस्सी को चलना चाहिए, लेकिन रस्सी इसके साथ कनेक्ट है और इस रस्सी के टेंशन की वजह से ये फोर्स ये ब्लॉक मूव कर रहा है। तो इस ब्लॉक पर लगने वाला फोर्स कितना है, रस्सी का टेंशन। बाद में वो भले फोर्स के बराबर हो गया है वो दूसरी बात है, लेकिन इस ब्लॉक के को चलाने की जिम्मेदारी फोर्स की नहीं है, इस ब्लॉक को चलाने की जिम्मेदारी टेंशन की है। ठीक है, अब यहां पर नेट फोर्स कितना T, और नेट फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये फर्स्ट इक्वेशन से T की प्लेस पर आप F इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो यहां से अगर हम वैल्यू को पुट करें तो F इज इक्वल टू M इंटू A। ये बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल था, ये मैं सिर्फ इसलिए यहाँ पर पिक किया हूँ कि आपको सिर्फ दो बातें बतानी है। एक तो ये कि जब किसी भी मासलेस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो फोर्स ट्रांसमिट हो जाता है पूरी बॉडी में। ठीक है, और दूसरी बात कि जो आइडल स्ट्रिंग होती है वो मासलेस होती है। कुछ और फीचर्स को देख सकते हैं। आइडल स्ट्रिंग इज मासलेस, ये बिल्कुल मासलेस होती है। आइडल स्ट्रिंग इज परफेक्टली स्मूथ, यहां पर फ्रिक्शन नहीं होता, मतलब फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस। ठीक है, नेक्स्ट, आइडल स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, मतलब लेंथ डज नॉट चेंज, मतलब कि अगर आप किसी भी आइडल स्ट्रिंग को पकड़ के खींचे तो उसकी लेंथ नहीं चेंज होनी चाहिए। नेक्स्ट है, आइडल स्ट्रिंग इज परफेक्टली फ्लेक्सिबल, मतलब कि उसको कहीं से भी मोड़े तो वो मुड़ जाए। ये कुछ आइडल स्ट्रिंग की कुछ फीचर्स है जिसको आपको जानना चाहिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर किसी मासलेस ऑब्जेक्ट पर फोर्स आप अप्लाई करते हैं तो वो फोर्स पूरी बॉडी में ट्रांसमिट हो जाता है और फाइनली उस ऑब्जेक्ट को मिलता है जिसमें मास होता है। इस बात को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी मासलेस ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो फोर्स पूरी बॉडी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और फाइनली उस ऑब्जेक्ट को मिल जाता है वो फोर्स जिससे वो मासलेस ऑब्जेक्ट कनेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं एक और एग्जांपल पे। ये एक ब्लॉक है जिसका मास कुछ कैपिटल M1 है और इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में, यहाँ पर दो ब्लॉक्स हैं, एक ये रहा, इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में एक रस्सी लगी हुई है और इस वाले ब्लॉक का मास है M2 और इसको आप F फोर्स से खींच रहे हो। ठीक है, यहां पर ये जब ये ब्लॉक खींचेगा तो इस रस्सी में वो खिंचाव जरूर आएगा जिसकी वजह से रस्सी जो है वो टाइट हो जाएगी, तन जाएगी, मतलब ये टेंशन में आ जाएगा और उस टेंशन की वजह से ये ब्लॉक भी अब खींचने लगेगा। मान लेते हैं कि इस पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है वो a है। ठीक है, अब आपको इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, लेकिन इसका फ्री बॉडी डायग्राम
ना बनाइए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके फ्री बॉडी डायग्राम से कोई रिजल्ट नहीं आता, इसका मास तो जीरो है। ठीक है, अब चलिए आप इसमें इस रस्सी में टेंशन को कैसे दिखाएंगे, इसका सिर्फ एक रूल है। वैसे बुक्स में बहुत ढेर सारी चीजें लिखी होती है, लेकिन हाँ बस ये जो मैं लिख रहा हूँ बस यही आप याद रखेंगे। टेंशन इज ऑलवेज along the string, स्ट्रिंग के along होगा और away to the block, ये दो लाइन आपको याद रखनी चाहिए। हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी रस्सी में जो टेंशन होता है वो रस्सी के अलोंग ही होता है, और जिन ब्लॉक से वो रस्सी कनेक्ट है, बंधी हुई है, उससे हमेशा दूर की तरफ होता है। चलिए देखिए मैं कैसे यहाँ पर बना रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कनेक्शन है। अब यहाँ पर हमें टेंशन अगर दिखाना होगा रस्सी में, तो रस्सी में जो टेंशन होता है वो रस्सी के अलोंग ही होता है। ये नहीं कि इधर बना दिया आपने, ये रस्सी के अलोंग नहीं, रस्सी के अलोंग ही होगा और साथ में ब्लॉक से दूर की तरफ। ठीक है, ये टेंशन इस पूरी रस्सी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब रस्सी में टेंशन चेंज नहीं होता जब तक कि रस्सी ना चेंज हो जाए। ठीक है, अब ये टेंशन इस पूरी रस्सी में होते हुए इस पॉइंट तक पहुंचेगा, फिर आपको ब्लॉक मिला, ये टेंशन इस ब्लॉक को मिलेगा, और टेंशन को अप्लाई करने का तरीका क्या है, along the string away to the block, रस्सी के along और इस वाले ब्लॉक से दूर की तरफ। ठीक है, अब मैं इन दोनों ब्लॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ये आप नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम, इस पर F फोर्स अप्लाई हुआ है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और इस पर पीछे की तरफ रस्सी का टेंशन काम कर रहा है। ठीक है, और ये ब्लॉक का मास है m2, और ये पूरा सिस्टम a एक्सेलरेशन से आगे की तरफ मूव कर रहा है। जो एक्सेलरेशन इसमें होगा वही एक्सेलरेशन इस स्ट्रिंग का भी है, और वही एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का भी है। ठीक, क्यों? क्योंकि जब हम इसको पकड़ के खींचेंगे तो इसकी लेंथ नहीं चेंज होनी है, और अगर लेंथ चेंज हो जाएगी तो इसका एक्सेलरेशन कुछ और होगा और इसका एक्सेलरेशन कुछ और होगा। लेकिन हम लोग एक आइडल स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं जिसकी लेंथ चेंज नहीं होती। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का है वही एक्सेलरेशन इस स्ट्रिंग का भी है, और वही एक्सेलरेशन इस दूसरे ब्लॉक का भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ब्लॉक फॉरवर्ड डायरेक्शन में a एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, इसका मतलब ये F फोर्स ज्यादा बढ़ा रहा होगा। फोर्स बैलेंसिंग की इक्वेशन लिखिए, F माइनस टी इज इक्वल टू, ये नेट फोर्स इज इक्वल टू ma, इसका मास है m2, a इसका एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इस वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम देखिए, मास m2, ये क्यों चल रहा है? ये वाला ब्लॉक क्या फोर्स की वजह से चल रहा है? नहीं, ये वाला ब्लॉक जो है वो इस रस्सी में बने हुए टेंशन की वजह से चल रहा है। ठीक है, तो इस रस्सी में टेंशन है T का, जिस वजह से ब्लॉक मूव कर रहा है आगे की तरफ A एक्सेलरेशन से। इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम है, और यहाँ पर फोर्स की इक्वेशन लिखिए, तो T और कोई फोर्स है नहीं जो इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा हो, तो T इज इक्वल टू T नेट फोर्स इज इक्वल टू ma m2a। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड दोनों को ऐड करें, तो दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो टेंशन और टेंशन कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपको मिलेगा F इज इक्वल टू m2a, सॉरी ये जो ब्लॉक है इसका मास है m1, m2a प्लस m1a, a यहाँ पर कॉमन कर लें, यहाँ पर हो जाएगा m1 प्लस m2, और a मिल जाएगा आपको F बाई m1 प्लस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक ही वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में आप इनकॉर्पोरेट करके टेंशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मैं ये हटा रहा हूं स्टूडेंट्स, आप ये वैल्यू इसमें सेकेंड इक्वेशन में इनकॉर्पोरेट करिए, तो टेंशन इन स्ट्रिंग इज इक्वल टू m1, और a की वैल्यू है F
अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया टेंशन। आपको जितने भी केसेस या फिर जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे, बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि रस्सी में टेंशन लगता कैसे है, अवे टू द ब्लॉक अलोंग द स्ट्रिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, अवे टू द ब्लॉक अलोंग द स्ट्रिंग। अब चलते हैं पुली की बात कर लेते हैं, क्योंकि रस्सी जो है पुली के बिना अधूरी होती है। चलिए स्टूडेंट्स, पुली की कुछ खास बातों को पढ़ लिया जाए। पुली, इसके कुछ फीचर्स हैं, आइडल पुली के फीचर्स, ये कंप्लीटली मासलेस होती है। दूसरा, फ्रिक्शन इज कंप्लीटली absent बिटवीन स्ट्रिंग एंड सिलेंडर ऑफ पुली। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पुली देखा होगा, पुली कुछ सिलिंड्रिकल शेप की होती है और उस पर हम लोग रस्सी को डाल के उस पुली को घुमाते हैं, ठीक है ना, जिससे कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो आराम से मूव कर सके। ठीक है, और उस सिलेंडर में एक खांचे टाइप की शेप बनी होती है जिसके अंदर में रस्सी को फंसाया जाता है। ठीक है, तो जहां पर वो खांचा बना होता है, जहां पर वो रस्सी होती है और उस पुली का जो सिलेंडर होता है उसके बीच में किसी भी टाइप का कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, जबकि होता है। ये जो फीचर्स हैं ये आइडल पुली के हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपकी जो आइडल पुली होगी जिसपे हमें वर्कआउट करना है, उसका मास 0 होगा, मासलेस होती है, और फ्रिक्शन absent होता है। नेक्स्ट है, इट इज कंप्लीटली सर्कुलर इन शेप। ये पूरी तरीके से सर्कुलर होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई पुली इस तरीके की हो। ठीक है, ये पुली तो है लेकिन ये आइडल पुली नहीं हो सकती। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पुली में जो इसके मेन कंपोनेंट्स है वो देख लेते हैं। ये रही उस सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, ये है उसका सिलेंडर जिस पर रस्सी को चढ़ाया जाता है। ठीक है ना, ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, सिलेंडर, और इस सिलेंडर का सबसे मिड पॉइंट पर या फिर यूं कहेंगे सेंट्रल पॉइंट पर एक एक्सल कनेक्ट होता है। ये इसको बोलते हैं एक्सल, और ये एक्सल एक ब्लॉक के साथ कनेक्ट होता है। अब ये ब्लॉक मूवेबल भी हो सकता है और रिजिड भी हो सकता है। ठीक है, और किसी रस्सी को इस सिलिंड्रिकल शेप्ड खांचे के अंदर यहाँ पर हम लोग चढ़ाते हैं, और इसको रस्सी को हम लोग जब खींचते हैं तो ये रस्सी आराम से इस सिलेंडर पर मूव कर जाती है इस पुली को लेकर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस टाइप से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो है सिलेंडर, फिर एक्सल, और ये सिलेंडर और एक्सल मिला के ही पुली होते हैं, और ये ब्लॉक जिस पर इस पुली को अटैच किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जरा यहाँ पे गौर से देखिए, तो यहाँ पर इस टेंशन को T यहाँ पर डिनोट किया है, और यहाँ पर ये टेंशन T इस सिलेंडर में या सिलेंडर पर रस्सी के 2 टेंशन काम कर रहे हैं, जिसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा। ये रिजल्टेंट फोर्स है इस टेंशन और इस टेंशन का, TR रिजल्टेंट टेंशन। अब ये रिजल्टेंट टेंशन किसी एक मासलेस ऑब्जेक्ट पर काम कर रहा है। अभी अभी आप लोगों ने स्ट्रिंग में देखा था कि जब भी किसी मासलेस ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स काम करता है तो वो फोर्स अल्टीमेटली मिलता किसको है, किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को मिलता है जिससे वो मासलेस ऑब्जेक्ट कनेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये जो टेंशन है रिजल्टेंट टेंशन, इसका और इसका जो रिजल्टेंट टेंशन है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि जब ये रस्सी को हम पकड़ के ऐसे खींचेंगे तो एक फोर्स इस पर काम करेगा। ठीक है, इसका अपोज कर रहा है यहाँ पर, इसका इस रिजल्टेंट टेंशन का अपोज एक नॉर्मल रिएक्शन करेगा, जिसकी वजह से इस सिलेंडर पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मासलेस है, और मासलेस ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। मैं अगर सिर्फ इस सिलेंडर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स काम कर रहा है, TR रिजल्टेंट फोर्स, जो कि रस्सी में टेंशन का रिजल्टेंट फोर्स है, और इधर की तरफ जहां पर एक्सल कनेक्ट है, इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में एक नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा, और ये नॉर्मल रिएक्शन इस रिजल्टेंट टेंशन फोर्स को बैलेंस कर लेगा, और इस सिलेंडर पर लगने वाला नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो नेट फोर्स कितना, 0। अब एक्सल की बात कर लें, यहीं से एक्सल भी कनेक्ट है,
एक्सेल पर कितना फोर्स आया, ये रिजल्टेंट टेंशन फोर्स एक्सेल पर आ गया। अब एक्सेल पुली का ही एक पार्ट है जो कि मासलेस होने की वजह से इस पर जब रिएक्शन फोर्स काम करेगा तो वो भी किसके इक्वल होगा, टी आर के, और ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। अब ये फोर्स ट्रांसमिट हो गया किसको, ब्लॉक को, और ब्लॉक पर टी आर, ब्लॉक का इस टी आर का अपोजिशन या अपोज करने वाला फोर्स टी आर, इसके अपोज में एक यहां पर फोर्स आएगा जो कि अब फाइनली किसको मिल गया है, ब्लॉक को। तो आपने यहां पर देखा कि किस तरीके से इस रस्सी का जो रिजल्टेंट टेंशन फोर्स है वो ट्रांसमिट होते होते सिलेंडर से ट्रांसमिट हुआ एक्सेल में, और एक्सेल से ट्रांसमिट हुआ इस ब्लॉक में। ठीक है, तो आपने पहले से भी सीखा था कि अगर किसी मासलेस ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो फोर्स पूरी बॉडी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और फाइनली ट्रांसमिट हो जाता है उस ऑब्जेक्ट पर जिससे वो बॉडी अटैच्ड है, जैसे यहां पर ये ब्लॉक। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी एक और एग्जांपल पे चलते हैं, और यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सीखना है कि आप किस तरीके से इस पूरे स्टेप्स को बहुत ही शॉर्ट में कर पाएंगे। आपके लिए ये सोचना पड़ेगा कि जब भी किसी भी मासलेस ऑब्जेक्ट पर या फिर सिलेंडर पर या फिर एक्सेल पर कोई फोर्स काम करेगा तो वो फाइनली किसको मिलना है, ब्लॉक को मिलना है। आप ये सारे स्टेप्स को, ये सिलेंडर वाला फ्री बॉडी डायग्राम, ये एक्सेल वाला फ्री बॉडी डायग्राम, इसको आप ओवरलुक कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं इसके क्वेश्चन पे चलते हैं, आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये सिलेंडर और ये एक्सेल, ये कंप्लीट पुली है। इस पुली को एक ऐसे ब्लॉक के साथ कनेक्ट किया गया है जिसका मास m है और सरफेस के साथ फ्रिक्शन एब्सेंट है, फ्रिक्शन 0 है। ठीक है, मतलब ये ब्लॉक थोड़ी से भी फोर्स से चल सकता है क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है। अब इस सिलेंडर पर एक स्ट्रिंग इस तरीके से गई हुई है, इधर टेंशन T है, इधर टेंशन T है, और ये जो स्ट्रिंग है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ थीटा एंगल पर है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके दो कंपोनेंट्स करिए, एक कंपोनेंट इधर वाला T का इधर वाला कंपोनेंट ये हो जाएगा T cos थीटा। ठीक है, और इसका इसी टेंशन का एक दूसरा कंपोनेंट जो नीचे की तरफ आएगा वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा T sin थीटा। ठीक है, अब इस डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट फोर्स है इस सिलेंडर पर लगने वाला वो कितना है, इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स सिलेंडर पर लगने वाला है T cos थीटा, और इधर की तरफ है T। ठीक है, इस पॉइंट पर जो कि सिलेंडर का ही एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर दो फोर्स काम कर रहे हैं, T cos थीटा और इधर T, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, तो रिजल्टेंट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इक्वल टू T माइनस T cos थीटा। अच्छा, अभी आप लोगों ने देखा है कि किसी भी पार्ट में अगर कोई भी फोर्स अप्लाई होता है, सिलेंडर के या फिर एक्सेल के या फिर पूरी पुली के किसी भी पार्ट में किसी भी टाइप का फोर्स अप्लाई होता है तो वो अल्टीमेटली मिलता किसको है, जिससे वो कनेक्ट है। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का ये फोर्स किसको मिलेगा, इसको मिलेगा। ठीक है, तो ये ब्लॉक जो है वो अब मूव कर जाएगा क्योंकि फ्रिक्शन 0 है, तो इस डायरेक्शन में ये ब्लॉक मूव कर जाएगा। कितने फोर्स से मूव करेगा, इतने फोर्स से मूव करेगा। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मान लेते हैं ए है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है टोटल फोर्स डिवाइडेड बाई मास। तो मास कितना है स्टूडेंट्स, मास है m। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना है, T माइनस T cos थीटा डिवाइडेड बाई m। आपको यहाँ पर अब सिलेंडर और एक्सेल की फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस केवल इतना देखना है कि सिलेंडर या एक्सेल में से किसी भी एक पर
अगर कोई फोर्स काम करता है तो वो उस ब्लॉक को मिलेगा जिससे ये दोनों कनेक्टेड हैं। ठीक है, ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात। अब वर्टिकल फोर्स की बात कर लें तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक फोर्स यहाँ पर दिख रहा है आपको टी साइन थीटा, ये ऐसे अप्लाई हो रहा है और यहाँ पर ये फोर्स किसको मिलेगा, इस ब्लॉक को मिलेगा, जिस वजह से ये ब्लॉक इस सरफेस को प्रेस करेगा। ठीक है, इसका वेट तो पहले से ही काम कर रहा था mg, एक और फोर्स आ रहा है नीचे की तरफ टी साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में किसी भी टाइप का मोशन नहीं है। इसका मतलब कि ग्राउंड से मिला हुआ नॉर्मल रिएक्शन इन दोनों को बैलेंस कर रहा होगा। ठीक है, तो ये टी साइन थीटा भी फाइनली किसको मिलेगा, इसको मिलेगा। तो अगर मैं इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, आप ये नोट कर लीजिए फ्रेंड्स फीचर्स को। मैं इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं स्टूडेंट्स। इस ब्लॉक पर इस डायरेक्शन में टी कॉस थीटा लगा है। एक्चुअल में ये ब्लॉक पर नहीं लगा है, ये तो यहां पे लगा है, लेकिन ट्रांसमिट होगा यहां पर। इस ब्लॉक पर इस डायरेक्शन में टी इधर की तरफ लगा हुआ है। ठीक है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन ए आ रहा है। तो एक्सेलरेशन ए का अमाउंट आप लोगों ने फाइंड कर रखा था, यहां से ही फाइंड कर सकते हैं। ए इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स टी माइनस टी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ब्लॉक का मास m। ठीक है, अब इसके वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस की बात कर लें। वर्टिकल डायरेक्शन में इसका वेट काम कर रहा है mg। वर्टिकल डायरेक्शन में एक और फोर्स काम कर रहा है टी साइन थीटा, टी साइन थीटा, और इन दोनों का अपोज कौन कर रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन। क्या इस डायरेक्शन में ब्लॉक में किसी भी टाइप का मोशन है, नहीं है। अगर नहीं है तो अपवर्ड डायरेक्शन के फोर्स ने डाउनवर्ड डायरेक्शन के फोर्स को बैलेंस कर लिया होगा। इसका मतलब कि n इज इक्वल टू mg प्लस टी साइन थीटा। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के मोशन की इक्वेशन है और ये जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन की इक्वेशन है या फोर्स की इक्वेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ बातें हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि अगर किसी मासलेस ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स काम करता है तो उस बॉडी में टोटल फोर्स ट्रांसमिट हो जाएगा और फाइनली उसको ट्रांसमिट किया जाएगा जिससे वो ब्लॉक या फिर वो सिस्टम कनेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।